बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस व्लॉग में मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखूंगा और उन अदाद शुमार की रोशनी में इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि इंतखाबात जो फरवरी 8 को हुए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा भरपूर किस्म की जो पजीराई मिली वो अफवाज पाकिस्तान, तीनों चारों मुसल्लह अफवाज की तरफ से भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद का इजहार किया गया और मुस्लिम लीग नवाज या दूसरी जमातों को किसी किस्म का कोई वोट नहीं डला। और अगर वोट डले हैं, फॉर एग्जांपल 5000 वोट डले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी, उनको वोट डले हैं 100 सवा 100। ये एक आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद ये जो है बात की जाती है, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब जो कहते हैं कि फ़ौज में 80% फ़ौज मेरे साथ है, तो वो बात जो इन नताइज आए हैं और जो अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक वो बात 100% दुरुस्त है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये कहना कि अवाम और फ़ौज एक हैं और वो तब पूरा होगा जब फ़ौज यानी कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पॉलिसी तब्दील करेंगे और फिर अवाम के उस फैसले को मान लेंगे जो कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को दे चुके हैं और जो कि मुसल्लह अफवाज की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो भी अपनी राय का इजहार कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और वो भी रिजेक्ट कर चुकी है अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करते हुए, वोट का हक इस्तेमाल करते हुए वो भी रिजेक्ट कर चुकी है इन हुक्मरानों को जिनको मुसल्लत किया जा रहा है इस वक्त। ये सारे आपके साथ पूरा मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले ज़रा हम खबरें ले लेते हैं जो कि इस वक्त पॉलिटिकल खबरें हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मियां असलम इकबाल साहब, उनको पेश नहीं किया जा रहा था, उनको आने नहीं दिया जा रहा था, असेंबली हाल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। वो पिशावर से तो आ गए लाहौर, लेकिन उसके बाद उन पे पूरी की पूरी पंजाब पुलिस जो है, पंजाब पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो असलम इकबाल साहब की पूछगछ कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तारी से तो बचे हुए हैं, लेकिन उनको असेंबली हाल में नहीं पहुंचने दिया जा रहा। और कोशिश की गई, कल भी कोशिश की गई, परसों भी कोशिश की गई, लेकिन मियां असलम इकबाल साहब लाहौर असेंबली हाल ना पहुंच सके। इसके बावजूद के स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब सफ्तान खान ने ऑर्डर भी दिया, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। उसके बाद इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट तब्दील कर दिया और मियां असलम इकबाल साहब की जगह पे राना आफ्ताब साहब को नॉमिनेट किया है मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पे। राना आफ्ताब साहब PP 108 फैसलाबाद से वो कामयाब हुए हैं और पेशे के एतबार से कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है। 1973-74 से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ किया और 70 साल उम्र है उनकी, 70 ईयर्स ओल्ड हैं, सीनियर मोस्ट हैं और बहुत ही लॉयल किस्म के हैं, परफेक्ट हैं और डटने वाले हैं। और इसलिए राना आफ्ताब साहब को कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है वजारत आला के उम्मीदवार के लिए। अब वो मुकाबला करेंगे मरियम साहिबा का, क्योंकि कोशिश ये थी मरियम साहिबा की कि कोई भी मुकाबले में ना आए और वो अनअपोज्ड डिक्लेयर हो जाएं और ये एक और ज़बरदस्ती का एजाज़ अपने हाथ लेने की कोशिश करें, लेकिन वो एजाज़ जो है वो नाकाम और नामुराद हुआ और अब राना आफ्ताब साहब जो हैं वो मुकाबला करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर, वो भी बहुत बड़ी खबर है और इस खबर की तवक्को सफ्तान खान से भी की जा रही थी, लेकिन सफ्तान खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली, वो मेरा ख्याल है कि इतना प्रेशर नहीं ले सके, इसलिए फिर उन्होंने ये काम किया है कि वो प्रेशर इग्नोर करते हुए, बल्कि प्रेशर लेते हुए उन्होंने फौरी इंतखाबात करवा दिए स्पीकर का भी, और उसके बाद हवाले किया ईवान जनाब मलक अहमद खान साहब से और खुद निकल दिए। वरना अगर वो चाहते तो
एक दिन डिबेट करवा सकते थे, 24 घंटे डिले कर सकते थे, 48 घंटे डिले कर सकते थे कि जब तक रिजर्व सीटें नहीं अनाउंस होती, इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता, उस वक्त तक मैं स्पीकर का इंतखाब नहीं करवाऊंगा। उनको एक्सपर्ट ओपिनियन भी दी गई और उसमें कहा गया कि ये कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं होगा, ये स्पीकर का राइट है कि वो हाउस को कंप्लीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को और दीगर अथॉरिटीज को कह सके। लेकिन सत्यान खान साहब ने ब्रीफिंग्स तो ली सबसे, लेकिन उन पे अमल नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा जो स्पीकर के तौर पे पहले शुजा साहब ने आना था, मियाँ शुजा ने आना था, लेकिन स्पीकर के कैंडिडेट को आखिरी मोमेंट पे तब्दील किया गया और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी थे, मियाँ शुजा, और क्योंकि लाहौर के और बहुत ही नॉन फैमिली, पहले वजीर भी रह चुके हैं और उनकी लॉयल्टी बहुत पुरानी है मुस्लिम लीग नवाज से, शरीफ फैमिली के साथ। तेजाब इहाता, आई थिंक लाहौर तेजाब इहाता का इलाका है, वहाँ से वो मुंतखब होते हैं। तो मियाँ शुजा साहब जो हैं उनको स्पीकर के तौर पे नॉमिनेट किया जाना था, किया गया था पहले इब्तदाई तौर पे, लेकिन फिर फरमाइश आ गई, और फरमाइश आ गई शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से हमारे GHQ से कि जी मलक अहमद खान साहब को स्पीकर बनाया जाए। जनाबे बड़ों की ख्वाहिश है और बड़ों की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाई गई, तो नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा उस पर रजिस्ट भी किया, लेकिन फिर बिल आखिर वो मजबूर हैं, और मरीम साहबा भी फौरी तौर पे नाराज़ नहीं करना चाहती थी एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों को, मिलिट्री लीडरशिप को, तो इसलिए उन्होंने भी मलक अहमद खान साहब पे हामी भरी। और मलक अहमद खान साहब कौन है? मलक अहमद खान साहब वो हैं जिनकी लैंड क्रूजर में डिगी में शहबाज शरीफ साहब गए थे जनरल बाजवा साहब से मामला तय करने के लिए, और मलक अहमद खान साहब वो थे जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन चाहते थे, और एक्सटेंशन के लिए वो कोशिशें भी करते रहे, क्योंकि मामला तय करवाने वाले वही थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा तक पहुंचाने के लिए भी उन्हीं का रोल था। और एक वक्त में जनरल बाजवा साहब के ये उम्मीदवार भी थे वजारत आला के, मलक अहमद खान साहब, अगर पंजाब में इन हाउस तब्दीली आती उस्मान बुज़दार साहब के मुकाबले में, तो बाजवा साहब के जो कैंडिडेट थे वो मलक अहमद खान थे, और बाकी सब लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन वो नौबत नहीं आई। तो जो मलक अहमद खान हैं, उनके वालिद जो हैं वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, और आई थिंक कर्नल साहब, कर्नल रिटायर्ड के बेटे हैं मलक अहमद खान, कसूर से इनका ताल्लुक है। बाजवा साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाजवा साहब के साथ साथ जो बाजवा साहब के समधी हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरीके से वो एक ब्रिज का काम अदा करते रहे, मफाहमत कार के तौर पे काम करते रहे शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और जनाब बाजवा साहब के दरमियान। तो उनको वजारत उज़्मा तक पहुंचाने में उनका किरदार है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ही मलक अहमद खान साहब को जो है वो दिया है, जगह दी है कि उन्हीं को लेके आए और उनके लिए अपना वजन, और नवाज शरीफ साहब को भी राजी किया। तो एक बात, अगली बात यह है जी कि सदर ममलिकत को जो समरी अरसाल की गई थी, सदर ममलिकत को जो समरी अरसाल की गई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, सदर ममलिकत ने वो असम्बली इजलास अभी तक पेंडिंग किया हुआ है और समरी पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये मैसेज कन्वे किया है कि पहले क्या किया जाए, पहले ये किया जाए कि पहले असम्बली पूरी की जाए और रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनका अनाउंस किया जाए, हाल पूरा किया जाए, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किया जाए कौमी असम्बली का, और उसके बाद वो दस्तखत करेंगे समरी पे और कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ख़वातीन की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की वो नहीं दी जा रही, और वो खैबर पख्तूनख्वा में भी रोका हुआ है, और पंजाब में भी रोकी हुई हैं, और मरकज़ में भी रोकी हुई हैं, और वो बलूचिस्तान में भी रोकी हुई हैं, और वो सिंध में भी रोकी हुई हैं, हर जगह रोकी हुई हैं मखसूस नशिस्तें, क्योंकि उन मखसूस नशिस्तों को अभी तक इनको पेंडिंग रखना है और वो बारगेनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में नंबर्स पूरे हो जाएं और उनको सीटें मिलें पूरी, जितना कि उनका हक है उनकी सीटें मिलें, इसलिए उस वजह से भी इनको रोका हुआ है ख़वातीन की नशिस्तों को, मखसूस नशिस्तों को। और उसके बाद फिर अगला टारगेट है सदर ममलिकत ऐवान सदर का, वहाँ पे भी 1 मैन 1 वोट है जाहिर है, और इस तरीके सेनेट में 1 मैन 1 वोट है, कौमी असम्बली का 1 मैन 1 वोट है। तो अगर सिर्फ आप ये देखें कि
صرف قومی اسمبلی کا ہی اگر وہ خواتین کی نشستوں کو روک لیتے ہیں تو تقریباً 27 ووٹوں کا فرق پڑے گا، 25 سے 27 ووٹوں کا۔ اسی طریقے سے 27 ووٹ ہی پنجاب اسمبلی میں ہے، پھر خیبر پختونخوا کی جو پوری کی پوری اسمبلی ہے۔ اس لیے یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ایک اور خبر ہے وہ صدر مملکت نے تو آپ کو بتا دیا کہ اسمبلی پہ دستخط نہیں کرنے، ابھی تک روکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نامور، بڑے جید، بڑے جیالے اور بڑے غسیلے قسم کے وہ ہیں، رہنما ہیں اور اب کارکن نہیں ہیں اور لیڈر ہیں اور منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں اور انہوں نے حلف لینا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب اور کو نوٹس دیا گیا تھا، شوکات نوٹس، کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں کچھ غلط گفتگو کی ہے اور اس سے پارٹی پالیسی کے خلاف کی ہے، لہٰذا عمر ایوب جو ہے انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا، تو شوکات نوٹس، تو اس کا جواب مانگا تھا۔ تو وہ جواب دینے کے بجائے شیر افضل مروت صاحب نے فوری طور پہ وہ گئے ہیں بیرسٹر گوہر کے پاس اور ان کو ماری ہے جپھیاں، نہ صرف جپھیاں ماری ہیں بلکہ پپیاں نہیں ہیں ان کی، بیرسٹر گوہر کی، اور دونوں طرف رائٹ گال پہ بھی اور لیفٹ گال پہ بھی دو دو پپیاں لی ہیں اور اس کے بعد جپھی ماری ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی احترام کا رشتہ ہے اور بہت پرانا تعلق ہے، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں، ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہوائی دشمنوں نے اڑائی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں، باقی پولیٹیکل کمنٹری وہ کہتے ہیں ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی دنگا، کوئی فساد ہے، لہٰذا انہوں نے جپیاں ڈال کے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی اور ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرا لیڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں وہ صرف عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کے علاوہ باقی نیچے جتنے بھی گفتگو کریں گے، اگر کوئی غلط بات کریں گے تو میں اس کو رسپانس دوں گا، جواب دوں گا۔ تو یہ ہے جی، باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں منتخب وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد اور انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹر جو قائم کیا ہے وہاں سے اپنا پروسیس کمپلیٹ کروایا ہے اور تمام اراکین کروا رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جی یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی اور میں کل جو احتجاج ہوا ہے اس میں اب باقاعدہ طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا گیا ہے اور نام بھی بڑے ہی کھلے ڈلے انداز میں لیا گیا اور جی ڈی اے پیر صاحب پگاڑا تو پہلے ہی نام لے چکے ہیں کہ فوج ناراض تھی اور فوج پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ بیچ دیا گیا، زرداری صاحب کے حوالے کر دیا گیا، اور اس لیے جو میرے پاس 2 سیٹیں ہیں تو وہ کہیں فوج ناراض نہ ہو جائے، لہذا وہ 2 سیٹیں بھی ہم واپس کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی بھی سیٹیں واپس کر چکی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتا ہے، ہم نہیں جیتے، اور بہت ساری گواہیاں اور بھی آ چکی ہیں، جی ڈی اے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا بھی کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے کہہ رہے ہیں، لہذا یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی۔ اور سندھ سے مولانا راشد سومرو صاحب نے برسر عام بھرے جلسے میں کہا ہے کہ جناب پولیس سے ہم نے بات نہیں کرنی، پولیس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے چوری کیا ہے، اور حافظ عاصم منیر صاحب آ کے بتائیں ہمیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ کدھر ہے اور کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے اور کیسے چوری ہو گیا ہے۔ تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا جی ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چوری کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اور حافظ عاصم منیر صاحب کو انہوں نے نام بھی لیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو حافظ عاصم منیر صاحب کریں ہمارے ساتھ بات، جنرل ندیم صاحب کریں، اور رینجر ڈی جی رینجرز آئیں وہ بات کریں جو اصل مسئلہ جہاں پہ خراب ہے۔ تو یہ ہے سچویشن جی، یہ صورتحال ہے اب تک کی۔ اور ایک اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ میرا خیال اگلے ولاگ میں اب دوں گا، کیونکہ آلریڈی ٹائم کافی ہو چکا ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا پوری خبر دیتے ہوئے، تو پوری خبر جب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی خبر ہے جو کہ آئی ہے، ڈیٹیلز تفصیلات آئی ہیں، اور وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیبل پہ رکھا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا۔ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے
اگلی ولاگ کا یہیں سے آخری 2 لائنیں جہاں پہ میں نے چھوڑی ہیں کہ جہاں عاصم منیر صاحب کو کچھ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا بتایا گیا وہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔